वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए आज देखते हैं टेस्ट नंबर 6। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले 5 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 से ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मालूम है यूपीएससी पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है आजकल आपका यूपी पीसीएस का। इसका ऑनलाइन डेट एवं विज्ञापन जारी है और फॉर्म सबमिट किया जा रहा है। तो तैयारी अभी से हम लोग करते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा। ओके। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सी कारकों का कार्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा मानव तंत्र में प्रति ऑक्सी कारकों का कार्य क्या है। ऑप्शन ए, ये विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है ये काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। अब बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। आप लोग नोट भी करते चलिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। एक बात क्लियर हुई फ्रेंड। तो आइए अब इसको हम समझते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अपक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अपक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। फ्रेंड, ये साइंस के क्वेश्चन है, आप नोट भी करते चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है पंछी, नंबर 2 उड़ती धूल, नंबर 3 वर्षा, नंबर 4 बहती हवा। उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी चारों, पंछी, वर्षा, उड़ती धूल एवं बहती हवा। ये चारों ऑप्शन क्लियर हैं। आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। पादप रोग विज्ञान फाइटोपैथोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों फाइटोन यानी पादप, पैथोस यानी रोग, लोगोस यानी ज्ञान से हुई है। क्लियर, जिसका शाब्दिक अर्थ है पादप रोगों का ज्ञान। इसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षणों, कारणों, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। क्लियर बात फ्रेंड। विभिन्न विषाणु, जीवाणु तथा कवक आदि पादप के प्रमुख रोगाणु हैं जिनके प्रसार में पंछी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग एवं जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। अब यहाँ पे बात क्लियर हुई। पंछी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग, जानवर। क्लियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइरीला किस फसल का कीट है। चलिए बताइए फ्रेंड। गेहूँ, चावल, गन्ना, सोयाबीन। अब यहाँ पे बताना है आपको पाइरीला। अगर आपने देखा होगा तो आपको आंसर मालूम होगा इसका। चलिए हम बता रहे हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गन्ना। ठीक है, गन्ना इज ए राइट ऑप्शन। अब आइए इसको समझते फ्रेंड। गन्ना पड़ फुदकी पाइरीला एक छोटा सा पतंगा है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है जिससे गन्ना सूख जाता है। ठीक है, तो गन्ने में यहाँ पे होल बना देता है जिससे गन्ना लाल होकर और सूख जाता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यानी गिडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। दूसरा है प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण
नहीं है। तीसरा ऑप्शन है त्वचा, पित्तिका, कान से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, अब आइए इसको हम समझते हैं। मलेरिया बुखार का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जिसका वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर है। ठीक है, डेंगू रोग विषाणु जनित रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा यानी नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा डेंगू बुखार के लक्षण हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा यानी नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा डेंगू बुखार के लक्षण है। ठीक है, मलेरिया की दवा किससे बनती है? आपके कुनैन की छाल से। ओके, अब आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कपूर, दूसरा कासनी, तीसरा वनीला। उपयुक्त में से कौन सा पादप उत्पाद है? चलिए बताइए इसका फटाफट राइट आंसर कौन सा होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। अब आइए इसको समझते फ्रेंड। कपूर सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है, जो एशिया में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कासनी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से पाया जाता है। सो बात क्लियर हुई, कपूर सिनामोमम कैम्फोरा से मिलता है, साथ ही कासनी जंगली हर्बल पौधों से प्राप्त होती है और वनीला ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर हुए फ्रेंड क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए। पहला है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। तीसरा है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये गुण विशिष्ट है, यानी ये चार ऑप्शन है, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय या फिर लार ग्रंथि के। चलिए सोच के बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अग्नाशय। अब आइए समझते हैं इसको। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा में जल प्रतिशत कितना होता है? चलिए बताइए फ्रेंड, 60, 70, 80 या फिर 90। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 90%। आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का घटक है, जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती है। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% तक जल होता है फ्रेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला है कैल्शियम, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए बताइए, आपके कैल्शियम है, लोहा भी है और सोडियम भी है, किसकी आवश्यकता होती है? आपको ये बताना फ्रेंड।
चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा, तीसरा, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। क्यों? मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए। क्लियर हुआ? अब आइए समझते हैं इसको। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। ओके, आपके पास टाइम भी है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। एंजाइम्स क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी प्रोटीन। आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीकरण या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड? नाइट्रोजनीकरण या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है? पहला है क्योलर, दूसरा ग्लिप्टॉल, तीसरा लेक्सॉन। चलिए बताइए, चार ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे बुलेट प्रूफ वस्तुओं की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पहला क्योलर और तीसरा लेक्सॉन। क्यों? अब आइए समझते हैं इसको। क्योलर तथा लेक्सॉन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। यानी आपके क्योलर और लेक्सॉन से बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक, जबकि ग्लिप्टॉल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है ग्लिप्टॉल को कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं किस में? पेंट बनाने में किया जाता है। ओके, सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।